नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंबाला में बूस्टर डोज लगाने की हुई शुरुआत। आम जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की कर रही सराहना। 5 मोबाइल वैन को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिखाई हरी झंडी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को किया जा रहा जागरूक। बिजली के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास का किया घेराव। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से अपील की है कि सभी मानव कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें और समाज एवं राष्ट्र के समुचित विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रेड क्रॉस के संस्थापक सर जीन हेनरी ड्यूना का जन्मदिन 8 मई को हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में संसार के 192 सदस्य देशों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस द्वारा हरियाणा प्रांत के सभी 22 जिलों में अपने कर्मठ स्वयंसेवकों द्वारा अनेक मानवतावादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इनमें स्वैच्छिक रक्तदान सेवाएं, दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने, प्राथमिक सहायता के लिए प्रशिक्षण देना शामिल है। राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 में भी हरियाणा राज्य रेड क्रॉस के निस्वार्थ एवं कर्मठ स्वयंसेवकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड की 3 लहरों में संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ जरूरतमंदों को सहायता एवं सहयोग प्रदान किया और अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए समाज में अपनी पहचान कायम की है। देश के कई राज्यों में बूस्टर डोज के लिए लोगों को पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने 18 से 59 आयु वर्ग के सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद अब अंबाला में बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को फोन करके भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं आम जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के इस फैसले की तारीफ करती नजर आ रही है। बूस्टर डोज की अप्रूवल आ चुकी है, जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही हैं और अभी कोविशील्ड लग रही है। और ये हमारी जितनी भी हमारी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो पीएचसी है, चाहे सीएचसी है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या हमारी यूपीएससीज हैं अर्बन एरियाज में, पॉलीक्लिनिक है या हमारा आईटीआई का सेंटर है अंबाला सिटी में, हर जगह ये अवेलेबल है। देखिए, सेशन जो हम प्लान करते हैं वो डे टू डे के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ पे डोज ड्यू होती है वहीं पे सेशन प्लान किए जाते हैं। अगर हम एवरेज देखें तो हमारे 40 से 50 सेशन हर हफ्ते लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कॉर्बेवैक्स उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। स्कूलों में जाके भी हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी कवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी कवर कर रही हैं और जल्दी ये जो इनका जो हमारा वैक्सीनेशन है 12 to 14 ईयर्स का, वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। माई सेल्फ पंकज शर्मा, मैं आज बूस्टर डोज के लिए आया था। मेरे 2 इंजेक्शन ऑलरेडी लग चुके हैं। ये मेरा बूस्टर डोज था। 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए बूस्टर डोज के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार उन सरकारों में से है जहाँ पर बूस्टर डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। वरना हमारे इंडिया के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बूस्टर डोज जो है पैसे लेकर लगाई जा रही है। तो मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आम जनता के लिए बूस्टर डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई है। थैंक यू। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्थायी कृषि प्रबंधन का समर्थन करने वाले फसल सुरक्षा रसायनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 5 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान एग्रो केमिकल पॉलिसी प्लेटफॉर्म एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, जो कि किसानों में फसल की पैदावार, गुणवत्ता और आय बढ़ाने के लिए कीटनाशकों के सही और इष्टतम उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। मोबाइल वैन हरियाणा के किसानों को शिक्षित, संलग्न और सशक्त बनाएगी। लॉन्च समारोह में बोलते हुए दलाल ने कहा कि बेईमान तत्व भारतीय बाजारों में निम्न गुणवत्ता और नकली कृषि उत्पादों की बाढ़ ला रहे हैं, जो खाद्य उत्पादन में देश की प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। किसानों के साथ धोखा कर उन्हें नकली बीज और दवाइयां देकर लूटने वाले लोगों को निकाल कर बाहर करने का काम करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटने और किसानों को नुकसान से बचाने के लिए वह हर प्रकार की नीति और कानून में बदलाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने माना कि देश में बहुत सारे कृषि उत्पाद रसायनों और दवाइयों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं और इसके लिए किसानों को शिक्षित करने की जरूरत है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो एग्रो केमिकल्स का रोल है क्या है, उस विषय पर यहाँ सेमिनार जो
इंडियन केमिकल की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आयोजित किया। मुझे इसमें आने का मौका मिला और मैंने बताया कि हरियाणा सरकार खुले दिल से हर उसी मैन्युफैक्चरर का नीतियाँ बना करके सहयोग करने के लिए तैयार है जो अच्छी केमिकल, अच्छी बीज, अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी क्वालिटी की सही रेट पर किसानों को उपलब्ध कराए। हमारा ध्येय ये है कि किसानों का हित देखना, और ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे लोग स्पूरियस जो पेस्टिसाइड, स्पूरियस जो केमिकल्स किसानों को उपलब्ध कराते हैं, अनाप शराब उनसे पैसा ले लेते हैं और किसान को नुकसान भी कर देते हैं। तो मैंने सब मैन्युफैक्चरर से, सब जो जुड़े हुए इंडस्ट्री से लोगों से सलाह ली है कि हम कोई भी कानून बदलने को तैयार हैं, किसान हित में कुछ भी करने को तैयार हैं, और इस तरह के लोग हैं जो गलत चीज़ किसान तक पहुंचाते हैं अपना लाभ कमाने के लिए, उनको बाहर करेंगे और जो सही प्रोडक्ट सही रेट पर किसान तक पहुंचाएंगे। ये मैंने इनसे बात की है और इस विषय में हरियाणा सरकार किसी भी तरह का नीति व कानून कायदा बनाने के लिए तैयार है। आपकी जानकारी में है कि मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं? ये सही है कि कहीं न कहीं इंटीरियर इलाके के अंदर किसान बेचारा दुकानदार से पूछ के ले जाता है, प्रोडक्ट की कोई तसल्ली नहीं होती और गलत प्रोडक्ट भी बिकते हैं। हमारा सैम्पलिंग का प्रोसीजर भी है और जितनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली है, और यही मैंने इनको जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है उनसे पूछा है कि आप हमें लिख करके कोई ऐसी सलाह दें कि जो गलत आदमी बच ना पाए, सही आदमी को दिक्कत ना हो, किसान को कोई लूट ना सके। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 20, 30, 50 या 100 नहीं बल्कि 1548 लोगों से साइबर ठगी कर चुका है। इस गिरोह ने पूरे देश के लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे 25 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन और एक गाना निवासी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनके खिलाफ पूरे देश में 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आज तक ये आरोपी कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इसलिए फरीदाबाद पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने आरोपियों से 1,39,000 कैश भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि अभी इनके कुछ साथी फरार हैं, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ा गिरोह गिरफ्तार किया है, किस तरह से मोडस ऑपरेंडी थी इनकी और कब से ये लोग काम कर रहे थे, कितने लोगों को बुलाना है? देखिए, हमारे साइबर पुलिस स्टेशन ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि जिनका तरीका ये था कि वो फेसबुक के माध्यम से लोगों को अपना टारगेट बनाते थे और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ये बोला जाता था कि आपको फ़ॉरेन से एक इम्पोर्टेड गिफ्ट आ रहा है जो कि जनरली ब्रिटिश पाउंड होता था, और उसको रिलीज़ कराने के लिए कस्टम्स में आपको 7 से 8 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे, और इस तरीके से वो अपना फ्रॉड करते थे। एंड इसमें हमने टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और काफ़ी सारी इसमें सिम्स अकाउंट नंबर, ATMs काफ़ी सारे हमने सीज करे हैं, और इसमें टोटल जो 8 क्रिमिनल्स अरेस्ट करे हैं उनमें से 2 नाइजीरिया के हैं, 1 घाना के हैं, जिनका फर्दर इंटरोगेशन पे ये भी पता चला था कि उन लोग ने जो अपना वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स थे उनके वो भी फर्जी थे। तो इस तरीके से हमारी टीम ने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना इस केस में लगाया और बहुत ही बढ़िया सफलता मिली है। जैसे आप बता रहे हैं 25 करोड़ का जो है क्या नाम है फ्रॉड किया है, सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो कहाँ कब किया? देखिए, इसमें जो हमने जो डिटेल्स इनकी बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर की डिटेल्स ली हैं, उसमें ये पाया गया था कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ का इनका ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें, एंड हमारा जो केस था उसमें लगभग 7.5 लाख रुपये का हुआ था इसमें। जो फरीदाबाद का केस था वो उसमें बेसिकली क्या शिकायत थी? उसमें हमें यही शिकायत मिली थी कि जो हमारे विक्टिम थे उसने 7.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे थे इसी बहाने से कि कस्टम डिपार्टमेंट में उसका गिफ्ट रिलीज़ करवाना है, उसके लिए उसने 7.5 लाख रुपए पे करे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का लालच उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। देखिए, इसमें मैं लालच नहीं बोलूँगा, लेकिन लोग थोड़े से अनअवेयर हैं, उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि जो भी अलर्ट्स साइबर के बारे में आते हैं उसमें थोड़ा सा और सक्रिय रहें। किसी भी तरीके के मैसेज पे कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक नहीं करें, या फिर आपको कोई भी फ़ोन करके बोलता है कि आपके खाते में पैसा डालना है, उसके लिए हमें डिटेल्स चाहिए,
तो इस टाइप की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास। यूथ कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश महासचिव सरदार इंद्रपाल सिंह विर्क ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों को छिपाने व सही आंकड़े न दिखाने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वे हैरान करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना की लहर के दौरान 47 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकार ने केवल 4 लाख लोगों की मौत की पुष्टि की है। इन दोनों रिपोर्ट में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। देश की सरकार ने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। साथ ही विर्क ने कहा कि यदि देश की सरकार ने गलत आंकड़े पेश करने पर माफी नहीं मांगी तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के झूठ का गांव-गांव जाकर पर्दाफाश करेगी। प्रदेश स्तर पे हमने प्रेस वार्ता करी है। वो प्रेस वार्ता करने का निर्णय इसलिए जरूरी था, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बीजेपी की सरकार जो पीछे कोरोना महामारी के बीच में जो आंकड़े पेश किए गए थे, वो हमेशा उसको गलत और झूठ और दबाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे केंद्र की सरकार है, उन्होंने कोरोना के काल के अंदर 4 लाख के लगभग उन्होंने आंकड़े दिए थे जो हमारे कोरोना काल से मृत्यु हुए। बल्कि मीडिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोलना, मैं इस केंद्र सरकार से पूछना चाहूँगा भी क्या ज़रूरी था। जो कल WHO के आंकड़े, पूरे विश्व के आंकड़े आए हैं, उसके अंदर ये पूरा पर्दाफाश हुआ। हमारे देश के लगभग 47 लाख से ऊपर जो WHO ने ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, 47 लाख और 4 लाख में बहुत अंतर है। हमें अपने सुविधा को बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीजन की महामारी रही कोरोना की दूसरे काल में, उसमें तैयारी नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी चुनावी नीतियों में लगे रहे। हॉस्पिटल में जो हमें अपग्रेड चाहिए वो ना करते हुए इन्होंने झूठ और पर्दा दबाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये ऐसी क्या आफत आ गई थी, बीजेपी को झूठ बोलना पड़ा। कोरोना काल के अंदर हमें सुविधा बढ़ानी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। आंकड़े झूठ और दबाने से कभी सच दबेगा नहीं, सच हमेशा एक दिन आगे आती आता है। बिजली के अघोषित कटों से परेशान होकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सिरसा में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करने का ऐलान किया हुआ था। हालांकि पुलिस ने भूमन शाह चौक के नजदीक बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड उखाड़कर हरियाणा के बिजली मंत्री के आवास के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। आप कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस दल बल मौजूद था। वाटर कैनन और वज्र वाहन भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए थे और प्रदर्शनकारियों ने सिरसा के SDM डॉक्टर जयवीर यादव को ज्ञापन भी सौंपा। 2000 कहिए सर जी, आप सबका धन्यवाद। ठीक है, आज मामला ये था कि 2008 के अंदर अडानी की कंपनी के साथ हरियाणा सरकार का एक एग्रीमेंट था कि 3 रुपये 36 पैसे के हिसाब से अगले 25 साल तक वो बिजली की सप्लाई करेगी अडानी की कंपनी। लेकिन पिछले 1 साल से अडानी की कंपनी ने सप्लाई रोक रखी है और हरियाणा सरकार पर दबाव बना रही है कि रेट बढ़ाई जाए। और हरियाणा सरकार अडानी की कंपनी के साथ खड़ी है और एक सुनिश्चित तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि बिजली की कमी है और मजबूरी में रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जिस कंपनी से हम 6 रुपये यूनिट के अंदर दिल्ली की सरकार बिजली खरीद रही है, पिछले 1 साल से हरियाणा की सरकार 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली एक्सचेंज कंपनी से बिजली खरीद रही है और खून पसीने की करोड़ों रुपये की कमाई बिजली कंपनी को दे दी है। इस रेट बढ़ाने से 51,000 करोड़ का फ़ायदा सीधा अडानी जी को होना था। आम आदमी पार्टी ने बिजली मंत्री जी को ये ज्ञापन दिया है आज प्रदर्शन करके, इनकी कोठी का घेराव करके, कि हम ये जो आपने गुप्त समझौता हुआ है इसको लागू नहीं होने देंगे। और इसके बाद आम आदमी पार्टी का आज घेराव था। अगर इसके बाद भी सरकार पीछे नहीं हटती, हम अपना आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाएंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि 51,000 करोड़ का जो लाभ सीधा अडानी की कंपनी को पहुँचाना चाह रही है, हम उसको रोक के दिखाएंगे। टोहाना उपमंडल के गांव इंदरछोई सहित 6 गांवों में बस समस्या को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की तथा SDM कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर चिनार चहल से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन भी दिया। छात्रों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्या हल नहीं हुई तो वे रोड जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। SDM ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनके इस मामले को लेकर रोडवेज महाप्रबंधक से बातचीत हो गई है और जल्द ही समस्या का अस्थायी हल कर दिया जाएगा। जो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ अभी वो कार्रवाई करेंगे। उनके नोटिस में उन्होंने पत्राचार भी कर दिया है और आगे कार्रवाई चल रही है।
कुछ नहीं होता, जो सरकारी नियम अनुसार है वही तो होगा। और बसेस का वो इंतजाम कर रहे हैं, सरकारी बसेस जो चल रही हैं वो तो चलेंगी। क्या मामला जो सर मामला ये है कि काफ़ी टाइम से बस परेशानी हो रही थी सर। पहले बस आती थी तो कभी 8 बजे आती थी, कभी 7:50 पर आती थी, कभी लेट कभी जल्दी आ जाती थी। तो इससे स्टूडेंट को सर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कभी स्टूडेंट पहले आ जाते थे तो बस बाद में जाती थी, और अगर स्टूडेंट बाद में आते थे तो बस पहले चली जाती थी। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे सर बस स्टैंड पर, उन्होंने बोला कि आपकी सुविधा भाई हो जाएगी वो कंप्लीट है। तो उसके बाद सर अगले दिन से हमारे गांव में स्पेशल बस आने लगी। बस आई सिर्फ 3-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया बस को। तो हमने 2-3 तो देखा सर, 2-3 दिन से बस नहीं आ रही थी। आज फिर हमने यहाँ पे जाम लगाया सर। जाम लगाने के बाद कुछ बस आई वहाँ पे रुकी और वे आश्वासन दिया गया कि भाई कल से बस शुरू हो जाएगी। लेकिन आज ये हुआ कि प्राइवेट बस चल रही थी ना जोशी, वो भी नहीं आई सर। उन्होंने बोला कि अगर हमारा जी करेगा तो आएंगे, जी करेगा तो नहीं आएंगे। एसडीएम ने बोला कि भाई कल से शुरू हो जाएगी बस, कल या परसों से। किस सर ये हमारे इंदा बुआन बोस्ती सभी की समस्या है सर। आज तो ये अगर सर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम कल या परसों तो सर, आज तो एक ट्रेलर था सर, पिक्चर अभी बाकी है, उसके बाद हम पूरा जाम लगाएंगे सर। रतिया के नागरिक अस्पताल के समीप सुबह गाड़ी चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आरोप है कि हादसे के बाद घायलों ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर कई मरतबा कॉल की, मगर किसी ने उनकी कॉल को रिसीव नहीं किया। बाद में आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घटना में घायल हुए 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अग्रोहा रेफर किया गया है। अस्पताल में उपचाराधीन घायल व्यक्ति ने बताया कि आज सुबह वह अपने गाँव से रतिया आ रहे थे। रतिया के नागरिक अस्पताल के समीप पहुंचने पर ही एक तेज रफ्तार जीप गलत दिशा से आई और उनकी बाइक से टकरा गई। घटना के बाद गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਨਾਲ ਕਨਿਓ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 2 ਜਣੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰੈਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਰੈਫਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ 112? 4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जगदीप सिंह जी। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? बामनाली दे जी, चौकी दे मगर घर है जी साਡਾ। पहाड़ों में बदले मौसम के कारण प्रदेश भर में हवाओं और बारिश का दौर जारी है। हरियाणा में बुधवार से मौसम में बदलाव शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। साथ ही सुबह और शाम के समय तेज हवाएं चलेंगी और इस कारण तापमान में गिरावट रहेगी। आईएमडी के अनुसार पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु राज्यों में बारिश हो रही है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में भी तापमान में कमी देखने को मिल रही है। इस कारण हरियाणा में भी लू का असर कम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, जींद, चरखी दादरी जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरज के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या बौछारें होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक हरियाणा में बादल लुका छिपी खेलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद सोमवार से मौसम साफ हो जाएगा और इसके बाद एक बार फिर से गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।